जय हिंद दोस्तों। मिशन ग्रीन पेन के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम एजुकेशनल मैनेजमेंट के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो पहला टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। पूरे सिस्टम को जानने के लिए हमें पहले 2 क्लास को अच्छे से जानना होगा, याद नहीं करना, जानना होगा। ये बात जानने के बाद आप इजीली पूरा सिस्टम है वो आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले आता है भी राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। भी शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? देखिएगा, एजुकेशन पॉलिसी बनाना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, उसको इंप्लीमेंट करना हो, उसकी मॉनिटरिंग करनी हो यानी निरीक्षण करना हो, इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है वो पड़ती है। इसको हम स्टार्ट करते हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से। राजस्थान के पहले शिक्षा मंत्री हैं श्री प्रेम नारायण माथुर। आपको पता है शिक्षा मंत्री है, ये एक राजनीतिक पोस्ट है, राजनीतिक प्रमुख होता है उस विभाग का। जब राजनीतिक पोस्ट है, इसके पास कोई जो प्रशासनिक जो ताकत है वो नहीं है खुद की कलम से, इसलिए ये शिक्षा संबंधी कोई भी आदेश है वो नहीं निकाल सकता, कोई प्रशासनिक आदेश नहीं निकाल सकता। इस शिक्षा मंत्री को विभाग संबंधी सहायता के लिए 3 प्रकार के अंग होते हैं, एक उच्च स्तर, एक मध्यम स्तर और एक निम्न स्तर। हम स्टेट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टेट लेवल के ऊपर ये क्या सिस्टम है इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले उच्च स्तर की बात करें, हाई लेवल की बात करें तो यहां पर होता है शिक्षा सचिवालय। आपको पता है सारे जो सचिव होते हैं वो सचिवालय में बैठते हैं सभी विभाग के। तो सचिवालय, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो इसे क्या कह देंगे? शिक्षा सचिवालय। तो शिक्षा सचिवालय मंत्री की सहायता करने वाला सबसे हाई लेवल का पार्ट है। मिडिल स्तर के ऊपर आता है शिक्षा आयुक्तालय। आयुक्तालय यानी कमिश्नरेट की बात आती है। और निम्न लेवल, लो लेवल के ऊपर आता है डायरेक्टरेट यानी निदेशालय। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, और ये तीनों ही स्टेट लेवल की बात हो रही है, सचिवालय, आयुक्तालय और निदेशालय। अब बात आता है भी सचिवालय में कौन से भाई साहब बैठते हैं? सचिवालय में सचिव बैठते हैं। तो यहां शिक्षा सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव कहा जाता है। आयुक्तालय में जो बैठता है अधिकारी उसका नाम है आयुक्त यानी कमिश्नर। निदेशालय में कौन बैठते हैं? निदेशक यानी डायरेक्टर साहब बैठते हैं। लीजिए भी तीनों लेवल, हाई, मिडल और लो लेवल पर उनके ऑफिस के नाम क्या हैं और उनमें जो साहब लोग बैठते हैं जो कि सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे होते हैं आईएएस अधिकारी। ये सारे के सारे आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। जो जितना ऊपर जा रहा, हाई लेवल पे जा रहा है, इसका मतलब वो उतना ही सीनियर आईएएस अधिकारी हो गया। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है अभी 3 लेवल हो गए, इनमें इनके काम क्या है? सचिवालय क्या काम करेगा, आयुक्तालय क्या काम करेगा और जो निदेशालय है ये क्या काम करेगा यानी करता है, इसकी जानकारी हो। तो सबसे पहले सचिवालय के अंदर जो पूरी, हम सिर्फ मुखिया को यहां ध्यान रखना है। इस मुखिया की हेल्प के लिए पूरी लंबी चौड़ी फौज होती है। वो कौन कौन से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं भैया, मुखिया का ध्यान हो जाए वो ही ठीक है। गांव में सरपंच का नाम पता चल जाए सब कुछ आ जाता है, वार्ड पंच के नाम की जरूरत नहीं होती। वही चीज यहां, एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा। सचिवालय का काम होता है शिक्षा नीति का निर्धारण करना। जो एजुकेशन पॉलिसी होती है उसको ये तैयार करता है, शिक्षा नीति का निर्धारण। अब एक चीज आपको पता है, जो शिक्षा है
ये हमारे समवर्ती सूची में आती है। तो इसलिए इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने नियम कायदे बना सकती है। विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र जो जारी करेगा उसको प्राथमिकता रहेगी। तो इसका मतलब जब ये सचिवालय जो राजस्थान का है, ये शिक्षा संबंधी जब पॉलिसी बनाता है, नीति बनाता है, तो जो हमारी केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार के जो आदेश है उनके आधार पर, और राज्य की क्या आवश्यकता है और राज्य में कौन से संसाधन उपलब्ध है, उन सब को ध्यान में रखकर यह शिक्षा नीति का निर्धारण करता है। एक चीज तो मुख्य बात यह ध्यान रखिए। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, यहां हमने एक बात कही थी मंत्री साहब के लिए भी, ये शिक्षा संबंधी आदेश नहीं निकाल सकते। मंत्री जी ट्विटर पर कुछ भी बोलते रहे, स्कूल के अंदर लागू नहीं होगा जब तक एक चेनबद्ध तरीके से काम नहीं होगा। तो शिक्षा संबंधी जो भी आदेश हैं, शैक्षिक आदेश कह लेते हैं उन्हें, जो शिक्षा संबंधी आदेश हैं वो किसके नाम से जारी होते हैं? प्रमुख शासन सचिव। तो शैक्षिक आदेश जारी करता है, ये इसका काम है। सबसे पहले मंत्री जी की कोई इच्छा है ना तो शिक्षा सचिव को कहेगा, यानी प्रमुख शासन सचिव भी, साहब ऑर्डर जारी करिए, तो ये आदेश जारी करेगा। अब ये सबसे बड़ा मुखिया हो गया, सरकारी कर्मचारियों में सबसे बड़ा मुखिया हो गया शिक्षा विभाग का, तो ये शैक्षिक आदेश जारी करता है। तो इसका मतलब इस प्रमुख शासन सचिव की शिक्षा सचिवालय के अंदर किस प्रकार की पावर होगी? आदेशात्मक भूमिका होगी, आदेश देगा। इसलिए हमें क्या लगता है, जब ये प्रमुख शासन सचिव कोई आदेश निकालता है तो बड़ा ही कठोर लगता है, और हम ये कहते हैं बड़े एसी के कमरों में बैठे बैठों ने आदेश जारी कर दिए, इन्हें क्या पता फील्ड में कैसे काम होता है। क्योंकि जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये परंपरागत तरीके से, क्योंकि प्रशासन शब्द के अंदर ही यही चीज आती है, ये कठोरात्मक और परंपरागत जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करते हैं। इनका काम नीति निर्धारित कर दी, और कोई भी सरकार कुछ कहती है तो उसका शैक्षिक आदेश है, एजुकेशनल आदेश है, वो जारी कर दिया जाता है। उसके अलावा आपको पता है हमने जिनको चुनकर ऊपर भेजा है, और जो साहब मंत्री बन गए, मंत्री साहब विधानसभा में भी बैठेंगे, और विधानसभा में अलग अलग प्रकार के शिक्षा संबंधी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये किसको कहेगा, अरे भाई प्रमुख शासन सचिव है, ये फला दिन का प्रश्न है, इसका उत्तर ला। उत्तर देगा कौन? उत्तर देंगे तो शिक्षा मंत्री, लेकिन उन उत्तरों को तैयार कौन करेगा? ये प्रमुख शासन सचिव अपनी लंबी चौड़ी फौज जो स्कूल से लेकर ऊपर तक सब है, उन सबको दौड़ाएगा और वहां से सूचनाएं लेकर ये उनको उपलब्ध करवाएगा। जब ये विधानसभा में बोलते हैं तो ये साहब लोग साइड में ही होते हैं। अचानक कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, मंत्री साहब को नहीं पता हो, तो ये वहां पर जवाब है वो दे देते हैं। और शिक्षा संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आती है तब भी ये शिक्षा मंत्री जी को सलाह देने का काम भी ये सचिवालय, जो शिक्षा सचिवालय है उसका होता है। तो ये इतनी हमारे सचिवालय की दो बातें आप मेन ध्यान रखें, शिक्षा नीति का निर्धारण करता है और शैक्षिक आदेश है वो सचिवालय से जारी होते हैं, जो वर्तमान में प्रमुख शासन सचिव जो प्रमुख इसका मुखिया है। अब बात आ गई भाई, जब इसने आदेश जारी कर दिए तो हमारे कमिश्नर साहब की क्या जरूरत पड़ गई? काफी टाइम पहले ये बीच की कड़ी नहीं होती थी, 18 से ये बीच की कड़ी, 2018 से इस कड़ी को भी यहां पर ऐड कर दिया गया। पहले सीधा सचिवालय और निदेशालय चलता था, अब साहब आयुक्तालय भी आ गया। हमारे सिलेबस में क्या है? स्कूल शिक्षा है। हम कोई कॉलेज शिक्षा या कोई मेडिकल शिक्षा उनकी बात नहीं कर रहे, स्कूल शिक्षा की। तो ये आयुक्तालय भी आ गया है, कमिश्नरेट भी आ गया है, जिसमें आयुक्त साहब बैठते हैं जो कि आईएएस अधिकारी ही होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है, इन्होंने जो नीति निर्धारित की है ना, एक तो उस नीति की व्याख्या करना, भाई साहब उन्होंने क्या कुछ डिसाइड किया है, और इसके साथ साथ इनका जो मेन काम है वो है कोई भी शिक्षा संबंधी जो योजना है उस पर काम करना, उस योजना के क्रियान्वयन पर काम करना, और तीसरा महत्वपूर्ण काम है निरीक्षण। शॉर्टकट इंग्लिश में बात करूं तो पी यानी प्लानिंग प्लस इंप्लीमेंटेशन और प्लस मॉनिटरिंग, ये 3 प्रकार के काम हैं वो आयुक्त साहब देखेंगे। इसके बाद आगे निदेशालय तक बात, निदेशक साहब आगे आईएएस।
ये तो सब मोटे मोटे बड़े 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 अधिकारी हो गए दोनों साहब। इन तीनों में सबसे छोटे हो जाते हैं, इन तीनों में छोटे, तीनों ही स्टेट लेवल के ऊपर है। अब निदेशक साहब क्या करता है, ये जो शिक्षा नीतियां इन्होंने निर्धारित की है, इन्होंने हमें समझा दिया और ये मॉनिटरिंग करने के लिए भी आएंगे, ये हमें कहेंगे इंप्लीमेंट कर, तो उसे इंप्लीमेंट करने का वास्तविक काम जो करता है वो हमारे डायरेक्टर साहब करते हैं, निदेशक साहब करते हैं। जो भी शिक्षा नीति होती है, कोई भी योजना होती है, उसे लागू करना, योजना को लागू करना, ये काम हमारे निदेशक साहब को है। एक चीज और आप विशेष ध्यान रखिएगा, निदेशक जो होता है ये विभागाध्यक्ष भी होता है, यानी विभाग का अध्यक्ष यही होता है। कर्मचारियों का, शिक्षकों का सबसे बड़ा अधिकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष ये है। ये तो बड़े लेवल पर जयपुर में बैठे हैं सब, सचिवालय, आयुक्तालय, ये तो जयपुर के अंदर है भाई। ये हमारे निदेशालय निदेशक साहब बीकानेर में हैं, ये शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं। यानी मैं कहूं ये वास्तविक प्रबंधक है, निदेशालय है, ये क्या है, वास्तविक प्रबंधक है। काम तो ये करेंगे, नीचे जाके ये करवाएंगे, इनका काम तो आदेश निकालना है, निकालते गए ये संभालेंगे भैया, सही, इनकी खाल खींची जाती है ऊपर से सबसे ज्यादा हमारे निदेशक साहब की। अब बात आती है निदेशालय, जिसके अंदर निदेशक बैठता है, ये भी आईएएस अधिकारी होता है। इस निदेशालय की जो स्थापना की बात करें, इस निदेशालय की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, एक तो ये ध्यान रखिए, निदेशालय की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। स्टार्टिंग में जो ये डायरेक्टरेट जो बना था, इसका नाम था प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। 1950 में इस नाम से इनकी स्थापना हो गई थी। तो कुल मिला के यहां क्या समझ में आ रहा है भी, 1950 में शिक्षा विभाग का जो निदेशालय बना था वो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा यानी 1 से 8 और 9 से 12 के लिए कंबाइंड एक ही बना था। फिर धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ती गई, ये लगने लगा भी इतने बड़े सिस्टम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया, 1997 में, 1997 में इनका विभाजन कर दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को, और 2 हिस्से कर दिए भाई। एक का नाम हो गया प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और दूसरा हो गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। और 1 जनवरी 1998 से ये अलग अलग काम कर रहे हैं। 97 में विभाजन कर दिया और 9 वर्ष से 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग काम कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कक्षा 1 से 8 तक से जुड़े हुए स्कूल्स पर काम करता है और ये कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल से जुड़े हुए काम करता है। अब आप समझिएगा, सिस्टम के आधार पर आप देखें थोड़ा सा भी, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग हो गए। इसका मतलब अब क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक अलग है और माध्यमिक शिक्षा का निदेशक अलग है। 2 अलग अलग निदेशक बनाए जाते हैं। 2018 से कुछ परिवर्तन हुआ है केंद्र सरकार के आदेशानुसार, उसकी भी हम आगे जाकर बात करेंगे। तो अब क्या कर लिया भी, उसमें ये कह दिया भी सब कुछ एक ही कर दो, ये 2-2 का क्या पंगा है, स्कूल तो स्कूल होता है, 1 से 12 होता है स्कूल, ये क्या पंगा है कि 1 से 8 9 से 12, एक ही करो ना इनको। अभी तक राजस्थान में इन दोनों को एक नहीं किया गया है, निदेशालय दोनों के अलग अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक तरीका तो ढूंढ लिया। अब दोनों के डायरेक्टर है ना, वो पिछले 2-3 साल से एक ही आदमी को बना देते हैं। एक ही आदमी कह दिया भी आप भी प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हो और आप ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हो। व्यक्ति एक और पोस्ट 2 संभालते हैं वो। तो देखते हैं आगे, कभी इसका कंबाइंड करने का भी कभी ऑर्डर है, वो हो जाएगा तो हो जाएगा। तो अब आप ये समझ गए, पहले यहां तक बात करें, कुछ और चीजें भी हैं इंपॉर्टेंट।
हाई लेवल पर सेक्रेटरीट हो गया, नीति बना दी, ये बीच में कागजी काम करने वाला आदमी एक और मिल गया इनको, देखभाल करने वाला इनके लिए, और एक आ गया निदेशालय। निदेशालय 1997 में दोनों विभाजित हो गए और 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग अलग काम है वो कर रहे हैं। तो ये चीज इतनी आपको पढ़नी है। इनके बारे में आगे इनके अंतर्गत क्या क्या मेन चीजें हैं उनके ऊपर जब आगे के टॉपिक चलेंगे, क्योंकि आज तो हम प्रबंधन का, मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है उसे तो समझे पहले। अब ये सोचें भी क्या फिर स्कूल शिक्षा को संभालने के लिए 2 ही निदेशालय? नहीं भी, बहुत सी केंद्र की, राज्य सरकार की योजनाएं चलती है। अब ये एक ही निदेशालय कैसे उनको संभाल लेगा? तो इसके लिए भी कुछ और निदेशालय है, यानी निदेशक है वो अलग अलग बना रखे हैं, जिसमें अब ये निदेशालय दोनों हो गए, एक अपने समझ लें भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हो गया, नंबर 2 माध्यमिक, ये तो स्कूल शिक्षा के निदेशालय हो गए। बाकी अब इन और काम के लिए कुछ काम और भी होते हैं, उनकी हेल्प के लिए कुछ और निदेशक भी बैठते हैं। जैसे बात करें, एक निदेशक है राज्य परियोजना निदेशक, एक ये साहब भी बना रखे हैं राज्य परियोजना निदेशक, जिसे शॉर्ट इंग्लिश में कहते हैं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एसपीडी भी बनाए हुए हैं, ये साहब भी हैं और इनकी पूरी फौज बैठती है साथ में। फिर ये होता है भी ये राज्य परियोजना निदेशक ये काम क्या करेगा? ये परियोजना यानी कोई योजना जो चल रही है उसका काम ये देख लेगा। स्कूल में पढ़ाई वाला तो ये दोनों देख लेंगे 1 से 8 और 9 से 12 का, और जो कोई परियोजना चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कौन संभाल लेगा? कि राज्य परियोजना निदेशक, वरना ताकि उनका कुछ काम है वो थोड़ा कम हो जाए। ये भी आईएएस अधिकारी होता है, और वो परियोजना आपको पता है जिसके बारे में हमें आगे जाकर डिटेल पढ़ना है, वो है समग्र शिक्षा अभियान, समसा योजना। समग्र शिक्षा अभियान पूरा अपने सिलेबस में रहेगा, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और जो टीचर एजुकेशन है उन सबको जोड़कर समसा बन गया है। तो समसा जो प्रोजेक्ट चलता है उसके कार्यों को संभालने के लिए राज्य परियोजना निदेशक है, ये भी एक अलग से व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ये भी आईएएस अधिकारी होता है। अब इन साहब को हमने आयुक्त के नीचे लिखा है, यहां पर भी थोड़ा सा गौर कर ले। यहां मैंने इसको नीचे क्यों लिखा है? क्योंकि जो ये आयुक्त साहब है ना, ये जो सचिवालय है ये तो पढ़ाई वाले काम ही करते हैं, ये जो आयुक्त है ना ये स्कूल शिक्षा का तो काम में सचिवालय की हेल्प करते ही करते हैं, साथ में ये जो समग्र शिक्षा अभियान जो अपना कार्यक्रम चल रहा है केंद्र सरकार का, उसका भी ये काम देखते हैं। तो इसका मतलब उस समग्र शिक्षा अभियान के लिए एक आयुक्त भी है, और उस आयुक्त के नीचे कौन है? स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो एक निदेशक ये भी काम करता है। अगर यहां कोई दिक्कत है तो जब हम समसा पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगी। यहां ये चीज जरूरी नहीं भी आपको याद हो रहा है कि नहीं, नहीं, सिर्फ ढांचा समझना है भी कौन कौन से पढ़ने हैं। हम ये मैनेजमेंट में स्टूडेंट इसलिए उलझता रहता है भी उसे ये क्लियर नहीं हो पाता कौन सा कहां तक कितना पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कुछ भी याद नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी, सिर्फ गौर करना है भी ढांचा क्या है, सिस्टम क्या है, प्रबंधन का तरीका क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय हो गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो गया, और एक निदेशालय, एक निदेशक, निदेशालय यानी एक निदेशक अपने ये राज्य परियोजना के हो गए। एक निदेशक अपने और हैं भी साहब लोग, और वो निदेशक हैं SCERT। SCERT कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, इसका भी निदेशक। अब आपको ध्यान होना चाहिए, हम इस क्योंकि ये पूरा अपना सिलेबस में रहेगा, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। SCERT जो उदयपुर के अंदर है, इसका काम क्या है? ये टीचर एजुकेशन को संभालती है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टीचर एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा जो संस्थान हैं उनका संभालने का काम है। यानी जो टीचर ऑलरेडी सर्विस में है उनको ट्रेनिंग देने का जो काम है, बाकी और भी काम है वो अलग से पढ़ेंगे, उनको देने का काम SCERT है। और इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे? एक आएगा IASE, ये भी अपने सिलेबस में रहेगा।
IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ये कितने हैं राजस्थान में? ये 2 हैं भी। दूसरी बात आती है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइट, DIET, डाइट हर जिले में एक है, तो 33 डाइट है। ये भी किसके अंडर में आ गई? SCERT के अंदर, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है। और तीसरा, पहले तक हम पढ़ते रहे हैं CTE पढ़ते रहे हैं, लेकिन गौर कीजिएगा पिछले साल से CTE 2020-21 के अंदर बात करें तो CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन है वो बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की MHRD जो शिक्षा मंत्रालय था उसके दिए गए बजट से वो चलते थे। सर्वे हुआ, सर्वे में ये देखा गया ये CT है, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा हड़पते हैं, कोई ढंग से ट्रेनिंग नहीं देते, टाइम पास करते हैं, तो सब CTE को बंद कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 8 राजस्थान के अंदर 8 CTE थे जो कि बंद कर दिए गए हैं। तो अब 2 IASE, 33 डाइट हो गई और कुछ बाइट भी है, BIT, ब्लॉक लेवल पर। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये ब्लॉक लेवल पर, और ये बाइट हैं 2 ही। पहले ज्यादा बननी थी, 2 ही बनी है, लेकिन वो भी अभी काम नहीं कर रही है। एक अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नौर में बना है, एक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो 2 बाइट है। तो ध्यान दीजिए, SCERT में हम IASE, डाइट और बाइट यानी इन सब के बारे में आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, CTE बंद हो गया है। जैसे अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक CT था, ग्रामोत्थान जो शिक्षा महाविद्यालय CT के अंदर चयनित था, तो वो प्रोजेक्ट अपना बंद हो गया है। और इसको ये टीचर एजुकेशन का काम, प्रशिक्षण संबंधी काम करेगा। तो प्रशिक्षण के आदेश भी कौन दे देगा इनको? क्योंकि समसा में ये सारा आ जाता है, तो आयुक्त इसको कह देगा, ये इसको कह देगा, ये भी बराबर रैंक के ही होते हैं। इसका काम सिर्फ टीचर एजुकेशन, प्रशिक्षण संबंधी कामों को संभालना है। तो ये भी एक निदेशक है SCERT, SPD भी एक निदेशक है, प्रारंभिक शिक्षा का भी एक निदेशक है और माध्यमिक शिक्षा का भी एक निदेशक है। तो ये तो हो गए स्कूल और प्रोजेक्ट जो चलता है केंद्र का, उसको संभालने वाला सिस्टम। अब आप ये सोचेंगे तो क्या सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं? हाँ, इनके बारे में ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा अब आप इसके, अगर आप इसको नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, याद नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया उसी क्रम में, इसी चार्ट फॉर्म में आप कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। साथ साथ कोई जरूर नहीं, बाद में आप जब पूरा हो जाए स्क्रीनशॉट के लिए जगह मिल जाएगी, तो आप इनको अच्छे से उतार लीजिएगा। बस मेरे साथ साथ चलिएगा, मैनेजमेंट अपना पूरा कंप्लीट होगा और जो सरकारी सिस्टम है उसके तहत होगा। आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, जो जरूरी चीज आपको चाहिए वो सब मिलेगी। क्वेश्चनों का अभ्यास भी करेंगे, प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है इन क्लासेस के लिए। अब इनके अलावा कुछ चीजें हम और भी पढ़ लेंगे जो आगे जाकर आपको काम आएगी। कौन कौन सी हम इसमें पढ़ लेंगे? एक अपना साक्षरता व सतत शिक्षा, साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय, ये जयपुर में है भी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन पर तो काम करेंगे भी। प्रौढ़ शिक्षा को तो यही संभालता है साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, तो कुछ जानकारियां हमें इससे भी लेनी होगी। उसके साथ साथ सिर्फ सामान्य जानकारी हमें भाषा व पुस्तकालय निदेशालय से भी, भाषा व पुस्तकालय निदेशालय ये भी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बेसिक जानकारी हम इसकी भी आगे जाकर लेंगे। तीसरी चीज आपको इसके अंदर मैं बात करूं, एक कमिश्नर है, आयुक्त बैठता है MDM का। नाम सुना होगा MDM, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मिड डे मील, सरकारी स्कूल में जो खाना मिलता है हाफ टाइम में, वो है MDM। तो उसका कमिश्नर है, तो MDM के बारे में जानकारी लेंगे। साक्षरता और सतत शिक्षा के ये भी चीजें हम थोड़ी पढ़ेंगे। पुस्तकालय संबंधी जो निदेशालय जयपुर, उसकी भी कुछ जानकारियां हम लेंगे। और इसके साथ साथ हम, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की बात करें तो स्कूल शिक्षा सामान्य के साथ साथ संस्कृत विभाग की वैकेंसी भी है, तो इसलिए हम जो संस्कृत शिक्षा निदेशालय है, संस्कृत शिक्षा निदेशालय जो कि जयपुर में है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ताकि अगर आप संस्कृत विभाग की फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो
तो आपको ये एक पॉइंट और क्लियर हो जाए, बस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो पॉइंट ही आपको संस्कृत शिक्षा संबंधी ध्यान में रखने हैं, बाकी दोनों भर्तियों का मैनेजमेंट को लेकर जो सिलेबस रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये 4 इंस्टीट्यूट जिनके अंदर निदेशक बैठते हैं या कमिश्नर बैठते हैं, बेसिक जानकारी हम इनकी भी प्राप्त करेंगे। इनके साथ साथ कुछ और शिक्षा विभाग के जो इंस्टीट्यूट है जो हमारे सिलेबस में दिए जाएंगे उनके बारे में हम जानकारी है वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन सब का काम है स्टेट के अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही सारा सिस्टम है। एक चीज पुनः आप थोड़ा सा देख लीजिए, शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए शिक्षा सचिवालय, आयुक्तालय और निदेशालय तीनों ही IAS अधिकारी होते हैं। एक नीति बनाता है, एक उसे क्रियान्वित करने की कोशिश करता है और एक धरातल के ऊपर उसको लागू करता है, वास्तव में प्रबंधन करता है जो विभागाध्यक्ष होता है। और शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में 1950 में स्थापित हुए, 97 में अलग कर दिए, 1 जनवरी 98 से प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो केंद्र की जो योजनाएं चलती है उनको संभालने के लिए आयुक्त के साथ साथ राज्य परियोजना निदेशक भी होता है, SPD होता है, जो समग्र शिक्षा अभियान को संभालेगा, डिटेल बाद में। इसके साथ साथ हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र और है जो कि उदयपुर में है, ये सारे जयपुर में है, सचिवालय, आयुक्तालय, राज्य परियोजना निदेशक ये सारे जयपुर के अंदर है। निदेशालय अपना शिक्षा विभाग का कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है अभी ये? बीकानेर में, ये ध्यान रख लीजिएगा, बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा साक्षरता है, चाहे भाषा पुस्तकालय है, आयुक्त MDM है, चाहे संस्कृत शिक्षा निदेशक है, ये सारे कहां बैठते हैं? ये भी जयपुर में बैठते हैं। तो या तो शिक्षा विभाग के अधिकारी सचिवालय में बैठते हैं या निदेशालय में बैठते हैं। तीसरी जगह है शिक्षा संकुल, डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल है जयपुर के अंदर। बाकी के सारे आपको उसी एक ही जगह में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर सारे मिल जाते हैं। तो ये है स्टेट लेवल के ऊपर। मैं पुनः आपको कहूं, स्टेट लेवल की बात की है हमने, स्टेट लेवल, पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर एजुकेशन का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, इसकी बात हमने आज की है। अगली वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे भी स्टेट लेवल से लेकर उसके बाद संभाग स्तर पर, जिला स्तर के ऊपर और नीचे ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र है वहां तक इस ढांचे को अब वर्तमान में किस तरीके से संचालित है वो किया जा रहा है। तो मैंने कहा ये 2 क्लासेस थोड़ा सा समझिए, और अगर कोई किसी दिक्कत है किसी प्रकार की तो यही कहूंगा कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट अपने हाथ से नहीं जाएगा, भले ही ये कुछ भी नहीं समझ में आए, लेकिन एक बार इस पर गौर कीजिएगा क्या है ढांचा, याद नहीं करना है, बस देखना है भी किस प्रकार से ये संचालित होता है। एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है और होगा भी नहीं, ये विश्वास है और मन में विश्वास ये रखिएगा, 100% जीत जाएंगे और मिशन ग्रीन पेन अपना कामयाब होगा। चलिएगा अगले वीडियो क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। और अब आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार भी लीजिए।